वंदे मातरम। 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल, कुछ और अंदाज़ा मत लगाइए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उदय मन्ना आरजे सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत ऑडियो के रूप में फेसबुक लाइव पर उपस्थित हो गया है और आप सभी को वंदे मातरम कर रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना संबोधन दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि 1 अप्रैल का इंतज़ार लोग करते हैं और हम लोग इंतज़ार करते हैं कि भारत को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, पूरे भारत में सकारात्मक भारत, जो राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, इसको लेकर कैसे काम किया जाए। और ये सब आप लोगों के सहयोग से संभव हो पा रहा है। आइए आरजेएस के पॉजिटिव सॉन्ग से आरजेएस वाणी की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। तो आरजेएस वाणी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर आप गंभीरता से सुनेंगे तो कुछ न कुछ ऐसी दिशा मिलेगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही नई रोशनी होगी, यानी ज्ञान की रोशनी होगी। और लगातार सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत हम लोग सकारात्मक बैठकें करते हैं और उन बैठकों को हम आज लेकर आए हैं। अहमदाबाद में बैठक हुई थी, आरजेएस की 146वीं बैठक हुई थी। ये राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार है और इसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों में, जैसे कि 3 राज्यों में दिल्ली, बिहार और झारखंड में बैठकें हुई थी। अब चौथा राज्य बना सकारात्मक बैठक करने वाला गुजरात का अहमदाबाद शहर, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर होता है। पहले राजधानी भी हुआ करता था, अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो आइए आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी क्या कहते हैं। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि सीधा दीदेवार जी की बातें आप तक पहुंचे। सुनिए आज की ये रिकॉर्डिंग। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार आज आरजेएस फैमिली अपनी वाणी दे रहा हूं, जो आरजेएस परिवार ही के लिए है। और आरजेएस परिवार खाली सीमित परिवार नहीं, पूरे विश्व का परिवार है। और विश्व के हर व्यक्ति विशेष के लिए मैं अपना एक संदेश आरजेएस वाणी के थ्रू लोगों तक, जनता तक, समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हर व्यक्ति अपने आप से ईमानदारी करे। जनरल हमने देखा है कि हम अपने आप से ईमानदारी न करते हुए दूसरों के साथ अपने आप को ईमानदार पेश करने का प्रयास करते रहते हैं और इसीलिए हम खुद भी अपने आप को धोखा देते हैं और दूसरों को भी हम पूरी तरह ईमानदारी नहीं कर पाते। हम अगर अपने आप को ईमानदारी करेंगे, ना हमारे को कभी जीवन में धोखा मिलेगा, ना हम किसी को धोखा दे सकेंगे। जो खुद से ईमानदार है वो कभी बेईमान हो नहीं सकता और जो खुद ईमानदार है उसके साथ कोई बेईमानी कर नहीं सकता है। ये दीदेवार का, सुरजीत सिंह का अपना अनुभव है और आरजेएस वाणी के हर प्रति व्यक्ति जो भी इस परिवार का सदस्य है उससे मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं अपने अनुभव से कि आप स्वयं से ईमानदारी करें और फिर अपने जीवन में क्या बदलाव आएगा आप हमें संपर्क करके बताएं। धन्यवाद। जी हाँ, तो दीदेवार जी ने ये कहा कि उन्होंने स्वयं से ये अनुभव किया है कि जो आदमी ईमानदार होता है उससे कोई बेईमानी नहीं कर सकता है, और जो बेईमान है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन ईमानदार व्यक्ति से, जो खुद स्वयं से ईमानदार है, उससे कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। अब आरजेएस वाणी में ये चर्चा का विषय हो सकता है कि दीदेवार जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा भी है कि आप ये बताइए, मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है। आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी बातों पर अगर आप यकीन करें तो ईमानदार व्यक्ति के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता, यही कहना चाहते हैं। तो
शिवकांत शुक्ला जी, आप इस पर बता सकते हैं कि क्या ईमानदार आदमी के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता? जो स्वयं से ईमानदार है उसके साथ कोई बेईमानी नहीं हो सकती है। तो स्वयं से ईमानदार होने की बात कर रहे हैं। तरसेम मित्तल जी, आप बताइए। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप बताइए। आप कमेंट में कर सकते हैं कि क्या ईमानदार आदमी के साथ कोई बेईमानी नहीं हो सकती? जो ईमानदार हैं, जो अपना काम अपने मतलब दूसरे का बुरा नहीं करते हैं, तो जो दूसरे का बुरा नहीं कर सकता है उसका भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। ये कहना है कि मतलब जो स्वयं ईमानदार है उसके साथ बेईमानी नहीं हो सकती है। अब आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? आपकी बातों को वहां तक पहुंचाया जाएगा। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने जो वीडियो भेजा है वो 146वीं जो बैठक हुई थी उसको पहले हम सुनाना चाहेंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया है। आप जब प्रतिक्रिया सुन लेंगे उसके बाद फिर आपको अहमदाबाद से रूबरू कराएंगे, जहां 146वीं आरजेएस की राम जानकी संस्थान की सकारात्मक बैठक हुई थी और सह आयोजक थे ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी, जो कि ऑल मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष हैं और कमारी जो डेली मैगजीन है, हिंदी मैगजीन, उसके संपादक हैं। तो अहमदाबाद में उन्होंने 146वीं आरजेएस की बैठक की थी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी माता जी के स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान का भी लोकार्पण वहां हुआ। दिल्ली से उसकी घोषणा की गई थी। तो 146वीं बैठक कैसी लगी, एक प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। आई है वरिष्ठ नागरिक की तरफ से, तो सुनते हैं। आज शाम की 4 बजे हैं। जिस पुष्पराज ने हमें प्रेरित किया था, कृपा शक्ति की अंजलि दी थी, वो कह रहा है कि समय पूरा हो गया है, सचेत हो जाओ। आज 144वीं बैठक चल रही है। मैंने 146वीं सकारात्मक बैठक अहमदाबाद में वीडियो यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण बैठक को देखा। वक्ताओं के एक एक शब्द मेरे कानों से गूंजते हुए मेरी सकारात्मक प्रेरणा ही मुझे नहीं दी, बल्कि अपनी सकारात्मक उद्दीप्त ऊर्जा का योगदान दिया, जिससे मैं लेट होकर भी इस सकारात्मक बैठक के आयोजन का पूरा लाभ मुझे मिला। मैं इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों, समग्र वक्ताओं, समग्र भागीदारों और अपने समग्र देश व्याप्त भाई बहनों को श्रोता के रूप में पाकर नमन करता हूँ। इस उद्घोषण में श्री सत्यपाल जी का अपना अनुभव अपनी है, साथ ही समस्त भारत एक परिवार के रूप में जो भी यहाँ पर सकारात्मक नकारात्मक तांडव को भी उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, सकारात्मकता का भी परिणाम उन्होंने देखा है, भारती की नकारात्मकता का तांडव भी वे देखे हैं और देख रहे हैं। इस परिस्थिति में इनका यह स्लोगन, यह उद्घोषण, सत्य के साथ खड़े रहें, सत्यात्मक परिणाम मिलेगा कि हम
जी हाँ, तो इस तरह से ये प्रतिक्रिया आई थी। तो अब डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह गौतम, जो कि रूल ऑफ लॉ संस्थान है गुजरात में, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और उन्होंने जो संबोधन दिया था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं ऑडियो के रूप में। डॉक्टर सुरेंद्र पाल गौतम जी अहमदाबाद की 146वीं सकारात्मक बैठक के मुख्य वक्ता थे। सकते हैं, इस पर आप विरोध जता सकते हैं। एक भी धर्म का पूजा स्थल ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको यहाँ पर तोड़ा गया है। जैसा कि मैंने कहा अभी बहुत लोग इस पर विरोध उठा सकते हैं। राम ने लंका जीता, विभीषण को बैठा दिया, कृष्ण ने कंस को मारा, वहाँ पर उग्रसेन को बैठा दिया, खुद शासन नहीं किए, खुद के ऊपर आई तो मथुरा छोड़ करके गुजरात चले आए। तो हमने कभी अतिक्रमण नहीं किया, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जब हमारे ऊपर शोषण का और दमन का चक्र चलना शुरू हुआ, जब जनता का दमन होना शुरू हुआ, तो यहाँ से कई सपूत ऐसे बागी तेवर वाले हमारे नौजवान साथी खड़े हो गए जिन्होंने भारत की आज़ादी का नारा फूंक दिया। और यह सिलसिला 1857 में शुरू नहीं हुआ। इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन इतिहास को, आज की संस्कृति को, आज के वर्तमान समय को हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों को अवगत कराएं। यह 1764 से शुरू हुआ, 64 से पहला बंगाल के अंदर बगावत हुई, उसके बाद में फिर मंगल पांडे की उमराव गिरी और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुस्लिम हमारे बिरादर हुआ करते थे, उनकी आगेवानी में हुआ। उनको अंग्रेजों ने तोप से बांध करके उड़ा दिया, फिर भी यहाँ के लोग झुके नहीं, रुके नहीं। सन 1857 की आज़ादी की लड़ाई का सूत्रपात हुआ, इसकी चर्चा सभी जगह आप लोग जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आगेवानी और मंगल पांडे की आगेवानी में, और वह चिंगारी ऐसी झटकी कि जब तक आंदोलन चलता रहा, जब तक भारत हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ। उसी समय में सन 1857 के अंदर इसी पावन भूमि पर, इसी गुजरात की पावन पवित्र भूमि के ऊपर कच्छ के अंदर मांडवी नाम की एक जगह पर पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ। पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का इतिहास के पन्नों में छुप कर रह गया। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ तो दो तरह के आंदोलनकारी पैदा हुए। एक आंदोलनकारी थे जो स्वराज मांग रहे थे, एक आंदोलनकारी ऐसे थे जो संपूर्ण स्वराज मांग रहे थे। जिन लोगों ने स्वराज मांगा, अंग्रेजों के शासन के अंदर अपनी सरकारें बनाई, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उसमें देश में प्रधानमंत्री भी बने, उनको केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी थी। लेकिन जिन लोगों ने संपूर्ण स्वराज मांगा, उन लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, अपनी जान की आहुति दे दी, जिसमें पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है, सरदार भगत सिंह का आता है, सुभाष चंद्र बोस का आता है, सुखदेव का आता है, पंडित राम प्रताप बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान का आता है। ये लोग आज़ादी देखने के लिए नहीं रुके। इन लोगों ने ऐसी चिंगारी फूकी, इन लोगों ने संपूर्ण स्वतंत्रता मांगा। लेकिन कुछ आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता मांगा। और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के शासन में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, वो कंगूरा बनना चाहते थे। लेकिन साथियों, याद रखिएगा, अपने ज़िंदगी में आपने देखा होगा, आपने अपना मकान देखा होगा। जिन लोगों ने अपने मकान में देखा है कि उनके बाप दादा बनवा करके गए हैं, 15 बरस के बाद, 20 बरस के बाद, 25 बरस के बाद में उसकी मरम्मत करानी पड़ती है, उसके कंगूरे ढह जाते हैं। पंडित श्याम कृष्ण वर्मा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, इन लोगों ने कभी कंगूरा बनने का ख्वाब नहीं देखा। इन लोगों ने नींव की ईंट बनना चाहा, और नींव की ईंट बन करके पूरे स्वतंत्र भारत की इमारत इन्होंने रखी। एक बात और याद रखिएगा, बिल्डिंग ढह जाती है लेकिन नींव कभी ढहती नहीं है, उसका अवशेष मिलता है, उसकी सभ्यता मिलती है। और यही कारण है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में आज भी हमारी सभ्यता निकलती है। उस समय कैसे महल थे आपको नहीं दिखाई देगा, लंका सोने की थी कि नहीं थी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन राम के आक्रमण के अवशेष आज भी मौजूद हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। कहने का तात्पर्य है साथियों
कि आप लोगों ने जो बलिदान दिया, जिसने यह सोचा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, वो इस दुनिया में अमर हो गए। उनका इतिहास बना ना बना ये एक अलग बात है, लेकिन उनको कभी भूला नहीं जा सकता। हम अपने पिताजी का या अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको कभी हम भूल नहीं सकते। वो नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। होता क्या, आप यहाँ बैठे होते, आपके माँ बाप नहीं होते तो आप यहाँ होते। तो आज जिस स्वतंत्र भारत में आप लोग बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, देश के अंदर गृह मंत्री बनने वाले, देश के अंदर मंत्री बनने वाले, उनकी देन नहीं है। उनकी देन है जिन्होंने, जो लोग खफा हो गए, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और नींव की ईंट बन गए, उसमें पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का नाम है। श्याम कृष्ण वर्मा भारत से निकल करके यूरोप जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती चंद्र के सानिध्य में आते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में बताना चाहूँगा, इसलिए कि श्याम कृष्ण वर्मा को जानिए, अपने पूर्वजों को जानिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके परिवार के पूर्वज कहीं न कहीं अपना बलिदान दिए हैं, आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, लेकिन उनका इतिहास नहीं बना। इसलिए नहीं बना कि उनको ये इमारत बनानी थी। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाने वाले लोग हमको देख रहे हैं, क्या आलीशान इमारत है, कैसे लोग बैठे हैं, लेकिन अगर नींव हिल जाए तो हमारी दशा क्या होगी, क्या होगी, कहाँ जाएंगे हम? अगर इसकी नींव हिलने लगे तो हमारी दशा क्या होगी? यहाँ से भागने लगेंगे। वो लोग भागने वाले नहीं थे, कील के पत्थर बन गए साथियों। ऐसे महान पुरुषों को आज भी मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उसमें से पंडित श्याम कृष्ण वर्मा एक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती चंद्र ने उनको यूरोप भेजा, पहला आदमी। आप सोचिएगा, अब आपके दरवाजे पर मैं आऊँगा तो आप मुझसे झगड़ा कर सकते हैं, मुझसे डांट सकते हैं, लेकिन मेरे गली में आकर के अगर आप सीना खोल करके मेरे साथ लड़े तो मैं आपको मर्द मानूं। यह इस भारत माता का सपूत ब्रिटेन में जाकर के ब्रिटेन की छाती पर, ब्रिटिशरों के छाती पर अपना पांव रख करके वहाँ इंडिया होम रूल्स की स्थापना किया और एक नए हिंदुस्तान का निर्माण किया। वह नाम है पंडित श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा कोई मामूली आदमी नहीं थे। उन्होंने आंदोलन नहीं किया, लंगोटी झोली पहन करके नहीं किया, उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया भारत की आज़ादी के लिए। ऐसे सपूत श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। उनको न्याय नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला। इसलिए न्याय नहीं मिला कि इतिहास को दबा दिया गया। इतिहास में आगे कौन आए? जो स्वार्थी लोग थे, जो लालची लोग थे, जिनको देश के अंदर प्रधानमंत्री बनना था, गृह मंत्री बनना था, मंत्री संतरी बनना था, ऐसे लोग आकर के चढ़ बैठे। लाला लाजपत राय को कितने लोग जानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को कितने लोग जानते हैं? इस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी की देन है मदन लाल ढींगरा। आपने जाना होगा, अंग्रेज में जाके, इंग्लैंड में जाकर के अंग्रेज की छाती में गोली ठोक दिया। वह भारत का सपूत मदन लाल था और वह देन थी। उसका निर्माण करने वाला, उसका चरित्र बनाने वाला, निर्माण करने वाला पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जो आज आरएसएस वाले जिनका गर्व ले रहे हैं, सावरकर का भी निर्माण करने वाला पंडित श्याम कृष्ण वर्मा था। और एक ऐसा भारतीय जिसने पहली बार इंग्लैंड में जाके, ब्रिटेन में जा करके अपनी पढ़ाई पूरी किया और वहाँ का पहला ग्रेजुएट बना, पहला हिंदुस्तानी ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ से उन्होंने एमए किया, वहाँ से उन्होंने बार एटला की डिग्री लिया, बैरिस्टर बने। वो थे पंडित रामकृष्ण वर्मा। उन्होंने देखा, वो हिंदुस्तान भी आए, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर रह करके मैं देश को आज़ाद नहीं करा पाऊँगा। उन्होंने ऐसे लोगों का निर्माण किया, ऐसे लोगों का निर्माण किया कि जिन्होंने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दिया, अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अगर अब तुम बैठे रहे तो सिर के बल ऊँचे गिरोगे, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। मात्र आप ऐसा समझते हैं कि असहयोग आंदोलन करने से, सत्य अहिंसा का आंदोलन करने से लोग नहीं भागे। जब अंग्रेजों ने देख लिया कि अब हम जितने यहाँ पर बैठे हुए एक भी जा करके यूरोप का दर्शन नहीं कर पाएगा, हमारी औलाद वहाँ नहीं जा पाएगी, तब वो भागे हैं। दोस्तों, हमारे ऊपर उन्होंने दया नहीं की है। और वह स्थिति पैदा करने वाली जो जमात थी, जो शहीदों की जमात थी, उसके अगुआ पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। और उसके सैनिक सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे। ऐसे हजारों लोग अपना जान न्यौछावर कर दिए,
तब उसके बाद भारत की आज़ादी मिली है। यह साज कोई भी लेता हो। अगर मुझे भारतवर्ष के अंदर राजनीति करनी है तो मुझे भी उनका नाम लेकर के उनका नारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है। अगर आप सही बात कहते हैं तो आपके सहयोगी कम मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा साथियों, याद रखिएगा, असत्य की ताकत बहुत होती है लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। सत्य भले ही आज आपको दिखता हो कि उसकी सत्य की उम्र शाश्वत है, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाली है, और उसकी ताकत इतनी विशाल है कि उसके सामने असत्य रुक नहीं सकता। मात्र आपको समय का इंतजार करना है। आपका समय कमजोर हो सकता है, याद रखिएगा। मेरे सामने बैठे हुए मेरे वीर जवानों, मेरे साथियों, आप कमजोर नहीं हैं। अगर किसी के मन में लगता है परिस्थिति की वजह से आप कमजोर हैं, नहीं। आज मेरी बात याद रखिएगा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की बात को याद रखिएगा। आप कमजोर नहीं हैं, आपका वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता भरी हुई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, अपने अंदर राम श्याम कृष्ण वर्मा को ढूंढने की, अपने अंदर सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को ढूंढने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको इसलिए अवगत कराना चाहता हूं कि आने वाले भारत का भविष्य क्या होगा। आप देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से। जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको पता लगता है आगे से कौन सी ट्रक आ रही है, कौन सा वाहन आ रहा है, मुझे नुकसान कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप देखते हैं कि नुकसान नहीं कर सकता है तो आप निश्चिंत होकर के जाते हैं, लेकिन जब आप देख लेते हैं कि नुकसान करने वाला है या मुझे टक्कर मारने वाला है तो आप अपना बचाव करते हैं कि नहीं करते हैं, रास्ते से हटते हैं कि नहीं हटते हैं। उसको हटाने की क्षमता में आपके अंदर अगर होगी तो सामने से उसको टक्कर मार के हटा भी सकते हैं। तो आने वाले भारत के भविष्य के मेरे निर्माताओं, मेरे साथियों, आने वाले भारत का भविष्य आपके हाथों में निहित है। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, आपको अपने आप को पहचानना होगा, और नए भारत के निर्माण में ऐसे वीर शहीदों का, ऐसे वीर सपूतों का, हमारे आज के बागी तेवर वाले नौजवानों को अवगत कराना होगा। नौजवानों को उनका इतिहास बताना होगा, उनको जगाना होगा, उनको चिर निद्रा से जगाना होगा, उनकी ताकत का उनको एहसास कराना होगा। जब रामचंद्र सीता जी की खोज के लिए बंदरों की सेना को भेजते हैं, सारे लोग निराश हो जाते हैं समुद्र के किनारे बैठ करके। सब लोगों ने अपनी अपनी ताकत का परिचय दिया। कोई बोला मैं आधे दूर पहुंचूंगा, कोई बोला थोड़े दूर पहुंचूंगा, कोई बोला मैं पहुंच जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं आऊंगा। तब वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था इनके जैसा, जिसका नाम था जामुन। उन्होंने कहा कि अरे हनुमान क्यों चुप बैठा हुआ है, तू तो कितना समर्थ है। और बात सुनते ही हनुमान जी अपनी ताकत को पहचान गए। लंका में गए, सीता की खोज तो लगाए ही लगाए, लेकिन लंका को इतना कमजोर बना दिए कि 10 दिन के अंदर पूरी लड़ाई पूरी हो गई, रावण का पूरा परिवार। मेरे हनुमानों, इस भारत का भविष्य आप लोग हैं। इस भारत के भविष्य के निर्माण के लिए आज से आप उसका खड़े हो जाइए। अकेले सुरेंद्र सिंह चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मुस्तकबिल की चादर को मैं अकेला बुन नहीं सकता। तेरा ताना जरूरी है तो मेरा बाना जरूरी है। साथियों, बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए, ऐसे वीर सपूतों के चरणों में मैं सादर नमन करते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को लक्ष्य में रख करके अपनी ताकत को पहचानिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए और अपने हौसले बुलंद करके इस नए भारत के निर्माण में कूद पड़िए, जूझ पड़िए। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मत करिए। सत्य का परिणाम हमेशा सुखदायी होता है, सत्य का परिणाम हमेशा सुखदायी होता है। जय हिंद, जय भारत। तो ये डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह गौतम जी थे, जो कि रूल ऑफ लॉ संस्थान जो गुजरात में है उसके सेक्रेटरी जनरल थे, और इन्होंने बहुत ही जोशीले अंदाज में आरजेएस की जो 146वीं बैठक अहमदाबाद में कल यानी कि 31 मार्च को आयोजित की गई थी, संध्या बेला में इन्होंने वहाँ आए हुए लगभग 50 प्रतिभागी थे, उनके अंदर जोश जगा दिया। मुझे लगता है कि शायद उनकी बातों को आपने सुना है। सुनने और अमल करने में जमीन आसमान की दूरी होती है। आरजेएस में लोग अमल करें, इसकी कोशिश राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, इसे लेकर मुहिम चलाई जा रही है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सह आयोजक बैठकें कर रहे हैं और उन बैठकों के माध्यम से अपने और अपनों को राष्ट्र के प्रति, जो कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ये श्रृंखला
शुरू हो गई है और उसी श्रृंखला में ये बैठक हो रही थी। इसमें एक और बात हुई कि वहाँ पे जो पार्वती देवी जी का निधन हुआ था 2 साल पहले, वो ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी जो सह आयोजक थे, उनकी माता जी थीं और उनकी स्मृति में ज्ञानेंद्र जी ने ये कार्यक्रम रखा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का दिल्ली से उदय कुमार मन्ना जी के द्वारा, जो राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस के हैं, ये सम्मान 2021 घोषित किया गया। तो यहां पर आए हुए पूर्व सैनिक श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या कहा, आइए उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। इस श्रद्धांजलि में उपस्थित आप सभी महानुभाव और मंच पर विराजमान उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, सबसे पहले तो मैं उन माता जी को याद करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का जो लोकार्पण की सभा यहाँ पर की जा रही है, मैं विश्वकर्मा जी को सत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उस माता जी को भी मैं नमन करता हूँ कि जैसे विश्वकर्मा जी जैसे सपूत को जन्म दिया। मित्रों, हम सबको याद रखना है जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, उनको कभी भूलना नहीं है। कुछ चंद लोग ही नाम लिए जाते हैं, हमारे इतिहास में लिखे जाते हैं, किंतु हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जो कि इतिहास में उनका कहीं नाम भी नहीं है। वो हमारे भी पूर्वज हो सकते हैं, आपके भी पूर्वज हो सकते हैं और पूरे देश के पूर्वज हो सकते हैं। तो जिस प्रथा का चलन हमारे विश्वकर्मा जी ने शुरू किया है, इसलिए इनको देखते हुए पूरे देश के युवाओं से मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, अपने इतिहास को, अपने माता पिता को याद करके ऐसे प्रचलन को जारी करते रखना चाहिए। क्यों जारी रखना चाहिए? क्योंकि जब हम, आपने देखा होगा, हमारे पिताजी और माताजी का स्वर्गवास होता है तो हम उनकी क्या मनाते हैं? पुण्यतिथि मनाते हैं, वार्षिक मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये हमारे भारत देश का एक इतिहास है। इतिहास है कि हम अपने पूर्वजों को नमन करते हुए और दूसरे युवाओं को संदेश देते हैं। आज हमारे बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी नहीं है, पर उनका बलिदान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो मेरी बात को ध्यान में रख करके इस बात को एक संदेश पहुंचाना है कि जितने भी हमारे देश के युवा हैं, युवाओं को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने भारत देश का भविष्य को आगे ध्यान में रखते हुए जागृत होना है और ऐसे ही प्रोग्राम करते रहना है। क्यों करते रहना है? कि इसका कारण यही है, हमारे जो देश की जो संस्कृति है उसको जिंदा रखना है। ये तो बात हुई हमारी स्वर्गीय पार्वती देवी जी की स्मृति में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आज जैसे राष्ट्रीय सम्मान 2021 में लोकार्पण का जो समारोह, श्रद्धांजलि समारोह रखा है उसकी। अब मैं बात करता हूँ देश के सैनिकों की। देश के सैनिक जब अपनी सरहदों पर, देश की सरहदों पर ड्यूटी दे रहे हैं, तब हम सब क्या हैं? शांति से सो रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। यदि आप एक कल्पना करिए यदि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ने अपनी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, शहीद भगत सिंह हुए और भी बहुत सारे हुए, अगर वो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते या अपना बलिदान नहीं देते तो क्या हमारा देश आज आज़ाद होता? क्या होता? होता क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं होता। तो उनके त्याग और बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों ने भी अपने देश को, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश को आगे संसार का नंबर 1 भारत देश को बनाने के लिए हमको भी अपने नाक कान खुले रख करके आगे कदम उठाना चाहिए।
गलत का, झूठ का, फरेब का साथ नहीं देना है। आज एक संकल्प लीजिए आप सब कि गलत का, फरेब का, झूठ का साथ न देते हुए सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है। क्योंकि कहते हैं ना, सच सच कभी हारता नहीं है, कभी मरता नहीं है, झूठ के ज्यादा पैर होते भी नहीं। तो इसलिए आज मैं ज्यादा आपको कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे यही संकल्प लेना चाहता हूं कि अपने देश के भविष्य के लिए जागरूक हो जाइए और जागरूक हो। जी हाँ, तो पूर्व सैनिक नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये एक तरह से आह्वान किया कि जो भी भारतवासी हैं वो सच के साथ खड़े रहें और जो देश है उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहें और इसी से देश को बचाया जा सकता है। अच्छा, इसकी खबर जो है वो नेट डाकिया न्यूज़ गुजरात से भी प्रकाशित हुई और वो सारे ग्रुपों में वायरल की गई, क्योंकि आरजेएस का नेशनल नेटवर्क है सोशल मीडिया पर, वो सब जगह भेजा गया। 19 आरजेएस के ग्रुप हैं, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। और हेडलाइन कुछ अखबारों ने दिया है, जैसे कि ये अखबार है दर्पण टाइम्स, जो दिल्ली एनसीआर का है। ऑल मीडिया काउंसिल के सहयोग से 146वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक अहमदाबाद में संपन्न, ये दर्पण टाइम्स की खबर है। उसी तरह से जो सांध्य वीर अर्जुन दिल्ली से प्रकाशित होता है, उसने दिया ऑल मीडिया काउंसिल के सहयोग से अहमदाबाद की आरजेएस बैठक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम राष्ट्रीय सम्मान का लोकार्पण। और इसी तरह से हरियाणा ज्योति ने यह खबर प्रकाशित की, ऑल मीडिया काउंसिल के सहयोग से 146वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक संपन्न। एक बार मैं पढ़ के भी आप तक पहुंचा रहा हूं संदेश। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के श्रृंखलाबद्ध आरजेएस सकारात्मक बैठकों की कड़ी में ऑल मीडिया काउंसिल के सहयोग से अहमदाबाद में 31 मार्च की बैठक में महापुरुषों को श्रद्धांजलि और नेताजी के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का लोकार्पण हुआ। दिल्ली से इस सम्मान की घोषणा राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने किया। 146वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक के सह आयोजक और ऑल मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली द्वारा राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार थीम पर देश के कई राज्यों में बैठकें हो रही हैं। इसी श्रृंखला में अहमदाबाद में 146वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक में मेरी माताजी स्वर्गीय पार्वती देवी जी की स्मृति में आरजेएस भारत उदय नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का लोकार्पण हुआ। स्वर्गीय पार्वती देवी जी के पति लेखक व पूर्व प्रधानाध्यापक श्री दयानंद विश्वकर्मा हैं और मेरी मां आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं। 2 साल पहले कैंसर से उनका निधन हो गया था। इस बैठक में भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत और इंडिया हाउस लंदन के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि और भारत की प्रथम चिकित्सक डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो इस तरह के प्रेस मीडिया ने काफ़ी सहयोग दिया। उसी तरह खबर संसार ने भी इसको प्रकाशित किया, जो बिहार से प्रकाशित हुआ। यानी आरजेएस की खबरें जो हैं अलग अलग राज्यों से मीडिया संस्थान जो है वो सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो सफल हो रहा है। अब आइए आपको अगली बैठक की जो निर्धारित हो गए हैं उसकी जानकारी भी दे दें। 11 अप्रैल को दिल्ली में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर श्री चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी, जो कि सह आयोजक हैं, उनकी माताजी पिताजी की स्मृति में महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का लोकार्पण किया जाएगा। और चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल स्वरूप नगर जीटी करनाल रोड पर है, बाईपास पे, वहाँ उसके चेयरमैन हैं चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी। तो ये बैठक कर रहे हैं। 16 फरवरी को चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी ने भी बैठक की थी और उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, और उस दिन सरस्वती पूजा बसंत पंचमी थी, तो सरस्वती जी को भी पूजा अर्चना की गई और वो बैठक 16 फरवरी को की गई थी। उसके बाद बैठक बिहार में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, सुमन झुनझुनवाला जी ने आयोजित की थी। तो आगे चलते हैं कि अप्रैल में 11 अप्रैल को ये बैठक होगी दिल्ली के अंदर, 10:30 बजे का टाइम दिया गया है। और इसमें दिल्ली के आसपास जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी आज़ादी से पहले, तो उन गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। और इसके बाद
जो है 13 अप्रैल को आरजेएस की 150वीं सकारात्मक बैठक होगी और इसके सह आयोजक होंगे जो सकारात्मक भारत आंदोलन की सहयोगी संस्था है, तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र गेंटेगोरी धनियाकली हुगली पश्चिम बंगाल, उसके सचिव सोमेन कोले 5.5 साल से ये सहयोगी रहे हैं सकारात्मक भारत आंदोलन के। तो राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार हिंदी नववर्ष पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा और साथ ही जो 1 जनवरी से अंग्रेजी नव वर्ष से और नव संवत्सर 13 अप्रैल तक जो भी इसके बैठकों के सह आयोजक रहे हैं उनमें से सकारात्मक योद्धा सम्मान 2021 उनको डिजिटली प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय वेबिनार इसीलिए आयोजित किया गया है ताकि देश भर के जो अलग अलग राज्यों के सह आयोजक हैं वो लोग जुड़ सकें और अपने अनुभव अपने विचार व्यक्त कर सकें। तो ये बैठक जो है 13 अप्रैल को होगी। इसके बाद एक और बैठक जो है वो निर्धारित हुई है 21 अप्रैल को, रामनवमी का दिन है और इसके सह आयोजक हैं जो धनंजय कुमार जी जो हेल्थ रिपोर्टर दिल्ली में हैं वो हैं और रूप कुमार जी जो पत्रकार और एडवोकेट हैं भागलपुर के, तो वो सह आयोजक हैं 21 अप्रैल की बैठक के। परिचर्चा का विषय होगा स्वस्थ समाज में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व और श्रद्धांजलि दी जाएगी रामधारी सिंह राष्ट्रकवि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनकी पुण्यतिथि 24 अप्रैल है तो उस उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और साथ में जो रूप कुमार जी के पिताजी का 15 मार्च को निधन हो गया था तो स्वर्गीय रामानंद चौधरी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो कि सरकारी विद्यालय में साइंस के टीचर थे। तो इनको श्रद्धांजलि देकर 21 अप्रैल को सायं 3 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी भागलपुर में। तो ये कुछ बैठकें हैं, बाकी तमिलनाडु की अभी डेट कंफर्म हो जाए और दिल्ली में भी एक और बैठक है पूर्ति फूड विजन की और उसके बारे में भी डेट कंफर्म होते ही आप लोगों तक उस सूचना को पहुंचा दी जाएगी। संपूर्ण भारत तक इस संदेश को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है क्योंकि भारत हम सबका है। हम सभी भारतवासी भारत को सकारात्मक बनाने के लिए यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण करने के लिए उनको जो भारतवासी हैं आपस में टकराव की नहीं, फूट की नहीं, नफरत की नहीं बल्कि प्यार की संस्कृति को विकसित करने के लिए राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, इसको आरजेएस ने राम जानकी संस्थान ने शुरू किया है। और अब आइए सकारात्मक समाचार से रूबरू कराते हैं। 1 अप्रैल का दिन है तो क्या क्या 1 अप्रैल की प्रमुख घटनाएं हैं, 1 अप्रैल किस रूप में याद किया जाता है, इसके बारे में नारद संचार की प्रस्तुति जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रिजेश भट्ट। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दिन बुधवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 1 अप्रैल है, वर्ष 2021 है, जो कि वर्ष का 91वां दिन होता है और साल में अभी 274 दिन शेष है। आज के इतिहास की हम बात करें तो 1936 में भारत के उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई, जो कि पहले कलिंग या उत्कल के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये भगवान जगन्नाथ की भूमि के लिए अधिक प्रसिद्ध है। और दुनिया के लोग भले ही 1 अप्रैल को एक दूसरे को मूर्ख बनाकर मजा लेते हैं, लेकिन इतिहास में इस तारीख में कई बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना और अमेरिका में एप्पल कंपनी की स्थापना इस सदी का की जो चंद बड़ी घटनाओं में शामिल है, जिसका साक्षी 1 अप्रैल का दिन रहा। भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को उसका रचनाक्रमण किया गया। केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और अमेरिकी कंपनी एप्पल की बात करें तो ये परिकथा जैसी लगती है। 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल इंक की स्थापना करी और राजस्व के हिसाब से एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी बनी और
प्लेटफॉर्म निर्माण क्षेत्र में भी इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक एवं क्रांतिकारी श्री केशव बलिराम हेडगेवार की आज जन्मतिथि है। हिंदू जागरण और हिंदू समाज के संगठनकर्ता के रूप में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी और देश सेवा और समाज सेवा के उद्देश्यों पर आधारित आज इस संघ के लाखों करोड़ों स्वयंसेवक हैं जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है, मूर्ख दिवस मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अप्रैल फूल साल 1381 में मनाया गया था। दरअसल इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी की सगाई की घोषणा करते वक्त 32 मार्च 1981 का दिन चुना गया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि 32 मार्च जैसा दिन 2 साल में आता ही नहीं है और इसीलिए 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को तभी से मूर्ख दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और रुक करते हैं नारद संचार के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और भारतीय उत्पादों को विशिष्ट पहचान मिलेगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत एक नई विकास वित्तीय संस्था बनाने जा रहा है जिसकी आरंभिक पूंजी लगभग $3 अरब होगी और 3 वर्षों में इसके माध्यम से $69 अरब का ऋण लेने का लक्ष्य रखा जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की जो कोशिश फरवरी 2021 में सीज फायर शुरू होने के बाद रखी गई थी वो धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बुधवार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बैठक में एक बड़ा फैसला करते हुए भारत से चीनी और कपास आयात करने का फैसला किया है। अगस्त 2019 में भारत ने अब कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद ये पहला फैसला पाकिस्तान सरकार से आया है जो ये दिखाता है कि भारत कूटनीति और कारोबारी रिश्तों में कितना सकारात्मक है। संकेत ये भी है कि भारत की तरफ से जल्द ही द्विपक्षीय कारोबारी रिश्तों को सुधारने को लेकर कुछ ऐलान किया जा सकता है। और ब्रिटेन में रहने वाले जो भारतीय हैं उन छात्रों की बारे में बड़ी एक सकारात्मक खबर आई है। इसके अनुसार ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय छात्र प्रतिभाशाली होते हैं और वे जल्द ही उच्च आय वाले समूह में शामिल हो जाते हैं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा कही गई है। उनके द्वारा जो कराई गई समीक्षा में बात सामने आई है। ब्रिटेन में नस्लीय असमानता के कारण आरोपों के बीच सरकार की ये रिपोर्ट सामने आई है। नस्लीय और जातीय असमानता संबंधी आयोग ने बुधवार को इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्गीय बदलाव नस्लीय असमानता को धीरे धीरे दूर कर देता है और वह जीवन जीने के अवसरों में भी बदलाव लाता है। ऐसा पूरे ब्रिटेन में महसूस किया जाता है। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही और कल सुबह आपसे इस मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार जी। तो इस तरह से समाचारों से भी आप सभी को रूबरू करा दिया गया। और यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली बात है कि इस देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं तो बैठकें जहाँ पर होंगी वहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो आज़ादी से पहले हुई हैं उन क्रांतिकारियों को हमारे आरजे सकारात्मक बैठक के जो सह आयोजक हैं उसकी तैयारी करेंगे। दिल्ली से भी उनको फीडबैक और मटेरियल्स जो है मुहैया कराए जाएंगे और देश को संदेश देने के लिए जो नई पीढ़ी तक हम लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, ये स्लोगन जो है वो लोगों तक पहुंचे। एक बार फिर आज की एक रिकॉर्डिंग जो शुरू में मैंने सुनाई थी, हो सकता है कि जो शुरू में नहीं जुड़े हों तो उन तक इस महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिस पर हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे
आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी क्या कहते हैं, ये एक प्रश्न है। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार आज आरजेएस फैमिली अपनी वाणी दे रहा हूं, जो आरजेएस परिवार ही के लिए है। और आरजेएस परिवार खाली सीमित परिवार नहीं, पूरे विश्व का परिवार है। और विश्व के हर व्यक्ति विशेष के लिए मैं अपना एक संदेश आरजेएस वाणी के थ्रू लोगों तक, जनता तक, समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हर व्यक्ति अपने आप से ईमानदारी करे। जनरल हमने देखा है कि हम अपने आप से ईमानदारी न करते हुए दूसरों के साथ अपने आप को ईमानदार पेश करने का प्रयास करते रहते हैं, और इसीलिए हम खुद भी अपने आप को धोखा देते हैं और दूसरों को भी हम पूरी तरह ईमानदारी नहीं कर पाते। हम अगर अपने आप को ईमानदारी करेंगे, ना हमारे को कभी जीवन में धोखा मिलेगा, ना हम किसी को धोखा दे सकेंगे। जो खुद से ईमानदार है वो कभी बेईमान हो नहीं सकता, और जो खुद ईमानदार है उसके साथ कोई बेईमानी कर नहीं सकता है। ये दीदेवार का, सुरजीत सिंह का अपना अनुभव है। और आरजेएस वाणी के हर प्रति व्यक्ति जो भी इस परिवार का सदस्य है, उससे मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं अपने अनुभव से कि आप स्वयं से ईमानदारी करें, और फिर अपने जीवन में क्या बदलाव आएगा आप हमें संपर्क करके बताएं। धन्यवाद। जी हाँ, तो आरजेएस मैं सुरजीत सिंह दीदेवार आज आरजेएस फैमिली। आरजेएस की ये कोशिश होती है कि इन बातों को अपने जीवन में कैसे आचरण में लाया जाए, कैसे जीवन में इसको अप्लाई किया जाए, इसका पालन कैसे किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ईमानदारी की ज़रूरत होती है, और वो ईमानदारी होती है कि दूसरों के साथ आप ईमानदार हैं, अगर हैं और अपने प्रति ईमानदार हैं, जो भी ड्यूटीज़ और जो कर्तव्य है, जो आपके कर्तव्य और जो आपके उत्तरदायित्व हैं, अगर उसका पालन करते हैं और किसी को धोखा नहीं देते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो दीदेवार जी का कहना है कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो इस पर हम लोग और भी चिंतन मनन करके आरजेएस फैमिली जो है, इस पर एक सवाल आरजेएस वाणी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया गया है। ये आज की रिकॉर्डिंग थी आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी की। इस पर क्या है, टिप्पणी आई है कि अपनी अनुभूतियों और अनुभवों से आध्यात्मिक गुरु दीदेवार के अनुभव में साम्य देखा है। जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि मेरे विचार और चिंतन के अनुसार सत्य असत्य की अनुभूति हर व्यक्ति विशेष को स्वयं मालूम रहती है, लेकिन किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति अपने निश्चय के अनुसार फलित होती है। तो ये झुनझुनवाला जी कह रहे हैं, मैं अपनी अनुभूतियों एवं अनुभवों से आध्यात्मिक गुरु दीदेवार जी के जो अनुभव है उसमें साम्य रखता हूँ। यानी कि वो उनका कहना है कि हमारा भी वही विचार है। तो निश्चित रूप से इस तरह के विचार आने चाहिए। और उन्होंने वंदे मातरम लिखा है, और बिंदा जी ने भी वंदे मातरम लिखा है। आरजेएस पॉजिटिव इंडिया का जय हिंद आया है, और तरसेम मित्तल जी और शिवकांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। और तो इस तरह से नॉलेज, डेवलपमेंटल न्यूज़, वंदे मातरम, सकारात्मक भारत जी। तो ये है एक छोटी कोशिश हर इंसान को करते रहनी चाहिए, और इन कोशिशों से सोशल मीडिया के माध्यम से अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे लग जाएगा, और सारे 19 ग्रुपों में और फेसबुक लाइव पे, ट्विटर पे, सब जगह जो है इस लिंक को भेज दिया जाएगा। तो जो डॉक्टर सुंदर पाल सिंह गौतम जी का संदेश आया है वो सब जाएगा। और भारत की पहली महिला जो डॉक्टर, उनकी जयंती थी कल, तो अहमदाबाद की आरजेएस बैठक में श्रद्धांजलि दी गई। उनका नाम डॉक्टर आनंदी बाई जोशी है। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। और वहाँ पर युवा अविनाश गौतम आए थे, उन्होंने इस बात को कहा कि न तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में हमें बताया जाता है स्कूल में, न तो पढ़ाया जाता है, जबकि गुजरात के, और आपने देखा कि किस तरह से क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इंडिया हाउस जो है लंदन में जाकर उन्होंने बनाया। ऐसे क्रांतिकारियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो हम सभी की है। समाज नीति के अंतर्गत सरकारों को जो काम करना है वो अब कर रही हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते और जागरूक नागरिक होने के नाते इस तरह के महापुरुषों के बारे में नई पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है। यही भारत की आज़ादी की नींव के पत्थर हैं, क्योंकि ये नींव के जो पत्थर हैं वो डॉक्टर सुरेंद्र पाल गौतम जी ने कहा
सुरेंद्र पाल सिंह गौतम जी ने कहा कि अगर नींव हिलने लगेगी तो आप नहीं रह सकते हैं। इसलिए नींव को हमें याद रखना है कि ये इनके ऋणी रहना है। तभी ये आप देख रहे हैं, आपके सामने तिरंगा दिखाई दे रहा है। ये तिरंगा इन्हीं लोगों ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी जो कि गुजरात के थे और उनकी पुण्यतिथि थी कल, उसी अवसर पर वो बैठक आयोजित की गई थी। और भारत की पहली महिला डॉक्टर जो फिजिशियन थी वो डॉक्टर आनंदीबाई जोशी जी। तो ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। और कुछ बातें आप लोग जो करते हैं उस पर चर्चा की जाती है। और ये चरैवेती का जो आंदोलन है, चलते रहो, ये नई पीढ़ी तक पहुंचाने की हम लोग अगले नई पीढ़ी तक पहुंचा देंगे। उसके बाद आरजे सकारात्मक भारत भवन दिल्ली के अंदर जो बनेगा, उसके बाद हम लोगों की अगली जो पीढ़ी होगी जो इस विरासत को संभालेगी, वो भी इसी विचारधारा को, क्योंकि हम लोग सभी के विचारधाराओं को मिलाकर ये प्लेटफॉर्म लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए चाहे दीदेवार फैमिली हो, आरजेएस फैमिली हो, चाहे आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, या अलग अलग जो समाज होते हैं, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज और पारसी समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, इन सभी समाजों का प्लेटफॉर्म है आरजेएस, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। तो इसे लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और हम लोग चलते रहेंगे। तो 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले जो कि महाराष्ट्र के थे और उन्होंने शिक्षा की क्रांति की, उन्होंने सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी उनको पढ़ाया। पहली भारत की महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले। और यहाँ जीटी करनाल रोड पे सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल है, वहाँ उसके परिसर में महात्मा ज्योतिबा फूले की 10-12 फीट की एक प्रतिमा लगी हुई है और उसी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। चौधरी नराज सिंह सैनी जो हैं वो बैठक करेंगे। और चौधरी नराज सिंह सैनी ने हरियाणा यात्रा भी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की कराई थी। हम लोग कुरुक्षेत्र गए थे, बाबाइन गए थे, पानीपत गए थे और बहुत सारे थे टीम के लोग गए थे। और हम लोगों ने वहाँ से जो शिक्षा की क्रांति है, जो रास्ते में भी पानीपत का युद्ध क्यों हुआ, किस किस के बीच लड़ा गया, उन सब चीज़ों की चर्चा करते हुए हम लोग स्कूल में गए थे और स्कूल में वहाँ बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ बैठक हुई थी। तो ये आंदोलन जो है वो सकारात्मक आंदोलन है। ये घर घर का एक आंदोलन है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपके घर परिवार अगर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव बातें करता है, तो झगड़े लड़ाई नहीं होंगे। जो बल्कि एक बैठक में एक वकील साहब आए थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, उन्होंने कहा कि अगर भारत सकारात्मक हो जाए तो जो जितने केस फौजदारी कितने पैसे खर्च होते हैं वो केस मुकदमे कोर्ट जो है वो उन पे ताला लग जाए, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। और दीदेवार जी कह रहे हैं कि जो ईमानदार होता है, यानी जो सकारात्मक होता है, यानी जो अच्छा आदमी होता है, तो जो उसके साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ उसको ईमानदारी की पराकाष्ठा होनी चाहिए। उसके जैसे कि भगवान बुद्ध को देखते ही जो अंगुलीमाल डाकू था, जो कहानी में आता है कि बुद्ध ने उसने कहा ठहरो, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया लेकिन तुम कब ठहरोगे। अब उनके अंदर ऐसा तेज था, तप था, तपोबल था कि अंगुलीमाल डाकू जो है उसका जो शस्त्र है वो निशस्त्र हो गया, वो पैरों पे गिर पड़ा। तो ये तेज होता है ज्ञान का, ये होता है संस्कार का, ये होता है कि हम लोग नई पीढ़ी तक जो अपने पूर्वज हैं, अपने ही परिजन हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, कल आप भी नहीं रहेंगे। जितने लोग हैं आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो क्या आपको याद नहीं करना चाहिए? आपके बारे में आपका परिवार को याद नहीं करना चाहिए? आप कितनी धन संपत्ति अपने बाल बच्चों, अपने परिजनों के लिए इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, दिन रात अपना कैसे कैसे करके जाड़ा गर्मी बरसात और ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो धन संजो कर रखते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो विरासत उसको संभालेंगे और आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर वो बच्चे
आपके जाने के बाद आपको ही भूल जाते हैं, तो ये कौन सी संस्कृति होती है जिस संस्कृति पर हम लोगों को गर्व होना चाहिए। तो इसलिए आपके घरों तक प्रशस्ति पत्र पहुंचाने की जो है वो बीड़ा आरजेएस ने पहली बार भारत के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर उठाया है, और आपके ही परिजन जो दिवंगत हैं उनकी स्मृति में महापुरुष, उससे देश भी कनेक्ट हो रहा है। तो नई पीढ़ी तक इससे बढ़िया संदेश और क्या हो सकता है कि आपके घर में वो प्रशस्ति पत्र रहे जिसमें कि आपके पूर्वज का फोटो हो और साथ में वो महापुरुषों के नाम का अवार्ड हो, और वो किताब के अंदर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, यानी आपके परिवार का डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक के अंदर हो जाए, और वो पुस्तक जो है वो पूरे भारत में उपलब्ध होगी। तो इस तरह से हम लोगों का ये अनूठा अभियान है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कल जिस तरह से पार्वती देवी जी की स्मृति में ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी ने अपनी माता जी की स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के अवार्ड का लोकार्पण किया, दिल्ली से उसकी घोषणा में यानी स्वीकृति हो गई है, वो स्वतंत्रता दिवस 2021 में प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह के अभियान जो है चलते रहें और हम लोग अच्छी बातों को के लिए समय रखें, अच्छी बात करने के लिए, सुनने के लिए, दो शब्द बोलने के लिए, क्योंकि समाज अगर अच्छा रहेगा, ये एक एक आदमी की जिम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं कि 100% रिजल्ट के लिए काम किया जाता है। काम अच्छा, चाहे 2 कदम आप चलें, लेकिन चलें तो सही। तो यही है सकारात्मक भारत जन आंदोलन। ये जिम्मेदार नागरिकों का आंदोलन है, और जिम्मेदार नागरिक पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, तो उनकी आवाज़ है आरजेएस। तो अब पॉजिटिव सॉन्ग के बाद इस कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा, क्योंकि 8 बजने वाले हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। तो चलिए, सरकारों को जगाने के लिए भी आरजेएस की शीर्ष स्तर की बैठक जो है वो जल्द ही कुछ दिनों के बाद, कुछ अंतराल के बाद शुरू हो जाएगी, और वहाँ से हम लोग लाइव करेंगे। सारी बैठकें अब लाइव हो गई हैं। आप जो भी बैठक की सूचना दी जा रही है, आप फेसबुक लाइव पे जुड़ सकते हैं। और अब अभी सुनीता जैन जी जुड़ी हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अब सभी लोगों से मैं उदय मन्ना अनुमति लेता हूं और कहता हूं जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ। अब शनिवार और रविवार को वीडियो में हम वो लोग उपस्थित होंगे, और वीडियो में आप लोगों से वार्ता भी की जाएगी। तो अपने ऑप्शन को देख लीजिएगा मोबाइल में कि किस तरह से आप यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपको ऐड कर लिया जाएगा, यानी आप लोगों से कम्युनिकेशन भी अब शुरू हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सकारात्मक भारत जन आंदोलन को समर्थन देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।